हमारे पास आर्थिक लोकतंत्र नहीं है, हमारे पास आर्थिक अधिकार नहीं है। यद्यपि ये जो पूरा पूंजीवाद का मैकेनिज्म है, या जिसके लिए आजकल एक नया वर्ड चलता है इकोसिस्टम, ये जो पूंजीवाद का इकोसिस्टम है, इसने हमारे दिमाग में ऐसा बिठा दिया है कि हम बहुत पावरफुल लोग हैं। एक नारा दिया था अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, डेमोक्रेसी को डिफाइन करके उन्होंने कहा था ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो हम लोग भी उसी भ्रम में रहते हैं हमारी सरकार है। क्यों? क्योंकि अभी हमने 2024 में उड़ीसा में देखा भी कि एक पुरानी स्थापित सरकार अचानक से, जिनके जाने की संभावना नहीं थी, लेकिन वो सरकार चली गई। नाम मैं नहीं लूंगा, आप सब लोग जानते हैं। तो हमें ये लगता है कि अरे उनको तो 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमने हटा दिया, हमारे वोट से हटे। लेकिन क्या ये उतना ही सत्य है कि वो हमारे वोट से तो हटे, लेकिन एक क्वालिटेटिव चेंज हमारे लाइफ में कोई आया क्या? अगर पिछली सरकार के अंदर यूथ जो था, युवा वर्ग जो था, अपने जॉब के लिए अगर डिमांड कर रहा था तो उनके डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए। अगर उन डिमांड्स के लिए उन्होंने एग्रेसिव कोई मूवमेंट किया, तो पिछली सरकार की जो पुलिस तो कॉमन होती है, वो सरकारें बदलती हैं, और उस पुलिस की एक बहुत खास बात है, जैसे पानी जिस शेप के बर्तन में जाता है उस शेप का हो जाता है, बॉटल में आएगा तो बॉटल के शेप का हो गया, बकेट में आया तो बकेट के शेप का हो गया। तो ये पुलिस भी वैसी ही है, पानी की तरह है, जिस सरकार के पास जाती है उस सरकार की हो जाती है। तो अगर पिछली सरकार में अगर आप आंदोलन कर रहे थे जॉब के लिए, तो वो पुलिस आपके ऊपर लाठियां बरसा रही थी, और जिसको आप एक भ्रम में थे कि हमने बदल दिया। आप आंदोलन करके देखिए, नई वाली सरकार की पुलिस भी आपके ऊपर लाठी चलाएगी। जिन्होंने आपके आंदोलन के समय आके कहा था हमें बिठा दो, हम नौकरी दे देंगे, नौकरी कहां से देंगे? है ही नहीं देने के लिए। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर में सिर्फ कुछ चीजें हैं जो आपको हमारे अंदर एक भ्रम पैदा करती है कि हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं, और जो अधिकार हैं वो टोकन की तरह हैं। 18 साल के आप हो गए, आप वोट दे सकते हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है आप पढ़े हैं, लिखे हैं, अनपढ़ हैं, पीएचडी होल्डर हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, ब्राह्मण है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। यू जस्ट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स और आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। 21 साल के हो जाइए, आप शादी करने का अधिकार मिल जाएगा। लड़कियों को 18 साल में ही शादी करने का अधिकार मिल जाता है। वो प्रदेश जहां, मैं शराब की वकालत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ जितने बैठे हैं सब शराब विरोधी या नशा विरोधी आंदोलन में शामिल हैं, तो शराब की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां जहां शराब की बिक्री होती है, आप एक सर्टेन एज पहुंच गए, 18 साल या 21 साल, आप शराब पी सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये जो बेकार की चीजें हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र ने हमें दे रखा है, लेकिन जिसका हमारे जीवन से सीधा सरोकार है, जो हमारे जीवन को रोज प्रभावित करता है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप पीएचडी कर लीजिए, आप एमबीए कर लीजिए, आप बीटेक कर लीजिए, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। 18 साल के हो गए, वोटिंग राइट मिल गया, लेकिन पीएचडी करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये है हमारा राजनैतिक लोकतंत्र। और विस्तार में बात करता है, लेकिन समय कम है और मैं चाहूंगा कि थोड़ा ज्यादा चीजें प्रभु के परिप्रेक्ष्य में इस क्लास के माध्यम से रख सकूं। तो ये जो बेसिक अब आप फर्क देख लीजिए, महसूस कर सकते हैं, सब लोग प्रभु के पुराने लोग हैं, कि ये राजनैतिक आजादी या राजनैतिक लोकतंत्र ने हमें कुछ खास दिया नहीं है, सिवाय इसके कि एक वोटिंग राइट मिल गई, जो मैंने कल भी कहा कि शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से, संवैधानिक शब्दों के साथ हम अपने प्रधानमंत्री के भी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स की आलोचना कर सकते हैं, यही सब अधिकार मिले हुए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी की आलोचना करने से मेरा पेट भरता है? मुझे नौकरी मिलती है? नहीं मिलती है। तो ये जो कल भी बात हुई थी 100% रोजगार की, वो रोजगार मिलेगा कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो पहले इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसके भी अपने 4 प्रिंसिपल्स हैं जो प्रभुत्व के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने बताए हैं हमें। वो चारों प्रिंसिपल्स मैं लिख रहा हूं।
पहला है गारंटीड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी। आप देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, वो प्रपोज नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कह नहीं रहे हैं, बल्कि इसको इंश्योर करने के लिए कह रहे हैं कि ना सिर्फ भारत के 140 करोड़ लोग, बल्कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों की बात श्री प्रभात रंजन सरकार जी अपने प्रदर्शन में करते हैं। और अगर ये आबादी कल को 1000 करोड़ हो जाती है, तो यह बात 1000 करोड़ लोगों के लिए भी लागू होती है कि हर व्यक्ति को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, नेशनलिटी, लैंग्वेज, किसी भी भेदभाव के बिना सभी लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करनी होगी। और देखिए जो मैं कल कह रहा था, मतलब मानवीय जीवन के लिए वो कितने कंसर्न है प्रभुत्व के प्रणेता कि उन्होंने कितनी जगह पे कहा न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करने के लिए। पहला जो आर्थिक सूत्र दिया उसमें भी कहते हैं युगस्य सर्वनिम्नमान परियोजना सर्वेषां विधेयः, वहां भी न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी की बात करते हैं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के पहले प्रिंसिपल में भी वो न्यूनतम आवश्यकताओं की बात करते हैं। और अभी तक जो ये इकोनॉमिक्स है, ये प्रिवेलिंग जो चल रहा है इकोनॉमिक्स, इसके अंदर में सिर्फ दो शाखाएं हैं, जनरल इकोनॉमिक्स और कमर्शियल इकोनॉमिक्स। प्रभुत्व के प्रणेता ने इसमें दो इकोनॉमिक्स के विंग्स या पार्ट्स, ब्रांचेस और ऐड किए। पहला क्या है ऐड किया? पीपल्स इकोनॉमी, लोक अर्थनीति। लोक अर्थनीति में भी पहली बात वो कहते हैं गारंटीड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो आप ये देखिए कि मनुष्य के अस्तित्व की, और वो क्यों कहते हैं मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए? अस्ति भांति आनंदम की ओर ले जाने के लिए। जब एग्जिस्ट करेंगे तभी तो एक्सपेंशन होगा, जब एक्सपेंशन होगा तभी तो आनंद ले पाएंगे। और एग्जैक्टली वही आनंद लेने की बात, एक्सपेंशन की बात, वह साइको इकोनॉमिक्स में करते हैं, मानसा आध्यात्मिक अर्थनीति, जिसकी चर्चा दुनिया में कहीं नहीं है, जिसको पहली बार प्रभुत्व के प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये पहला है गारंटीड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरा है इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, बढ़ती हुई क्रय क्षमता। ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है एक छद्म डेटा के आधार पे चल रहा है, जिसमें आंकड़ों की बाजीगरी होती है। आपको सपने दिखाए जाते हैं कि आपका देश बड़ा खुशहाल है, आप बड़े खुशहाल हैं। अगर आपके जीवन में अगर कुछ कमी या गरीबी है तो वो आपके अपने कारण है। पिछले जन्म के संस्कार होंगे, कुछ मतों में मानते हैं कि पिछले जन्म में पाप किए थे तो इस जन्म में भोग रहे हो, ठीक से पढ़े नहीं होंगे इसलिए नौकरी नहीं मिली, तुम काहिल कामचोर आलसी टाइप के आदमी हो इसलिए नौकरी नहीं मिली, तो देखो फलाने को तो मिल गया। तो प्रभुत्व के प्रणेता ये जो छद्म डेटा का खेल है पूंजीवादी व्यवस्था का, जिसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, उसको सिरे से खारिज करते हैं। और वो देखिए प्रति व्यक्ति आय की भी खूबी देखिए। देश के प्रधानमंत्री जब देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, या हमारी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, तो बहुत ही प्राउडली वो लोग बार बार कहते हैं इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एंड सूनर वी आर गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कम समय में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। लेकिन जब ये 5वीं 3री की चर्चा करते हैं तब हमें एक बार भी नहीं बताते हैं कि पिछले 20-25 सालों से हम प्रति व्यक्ति आय में 141 और 142 प्लेस पे घूम रहे हैं, जिससे हमारा रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है या हमारे जीवन में खुशहाली आती है। ये ऐसा ही है जैसे देश के सबसे बड़े, और ये आंकड़े कैसे निकलते हैं, देश के सबसे बड़े पूंजीपति के पास मान लीजिए कि
कम ही करके बात करते हैं, 10,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। और राजेश के पास 10 लाख रुपया है, जो वो भी नहीं है, मैं भी फकीर ही हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, तो 10 लाख रुपए है मान लीजिए, तो 10,000 करोड़ उनका और प्लस 10 लाख मेरा, अब ये कितना हो गया? 10,000 करोड़ 10 लाख रुपए। तो पूंजीवादी व्यवस्था क्या कहती है? दो लोगों का है तो डिवाइडेड बाई 2। अब उनके पास भी 5,000 करोड़ 5 लाख रुपए है, राजेश के पास भी 5,000 करोड़ 5 लाख रुपए है। बट फैक्ट क्या है? राजेश के पास तो वही 10 लाख रुपए हैं, भाई साहब के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह आंकड़ों का खेल है, जिसको प्रौद्ध के प्रणेता सिरे से खारिज करते हैं और कहते हैं जो ये है परचेसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। परचेसिंग कैपेसिटी मतलब उसको इतनी आमदनी मिलनी चाहिए, उसको इतना उसका आय होना चाहिए कि वह अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को खुद से खरीद सके। और न्यूनतम आवश्यकताएं जो हम 5 डिस्कस कर रहे थे, अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास, जिसमें कल वो छूट गया था, उसमें 2 चीजें, शिक्षा और चिकित्सा, प्रभुत्व की व्यवस्था में पूरी तरह से फ्री होगा, बिल्कुल निःशुल्क। आप जितना पढ़ना चाहते हैं, जिस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं आप, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी। ये नहीं कि अभी जो वर्तमान में सरकारी स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल्स के हालत है वैसे नहीं, बिल्कुल एक ही स्टैंडर्ड का सब लोगों को पढ़ने की भी सुविधा मिलेगी और चिकित्सा या मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी। तो बाकी बचे 3 चीज, अन्न, वस्त्र और मकान। तो ये आपको अपने मेहनत से अर्न करना पड़ेगा। क्यों अर्न करना पड़ेगा? क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल अगर बनाना चाहे तो बन भी सकता है, क्योंकि अभी भी भारत की सरकार 81 करोड़ लोगों को जो है अन्न वस्त्र दे रही है, और सॉरी अनाज दे रही है। तो अगर 81 करोड़ को दिया जा सकता है तो 140 करोड़ को भी दिया जा सकता है। लेकिन जब सबको आप फ्री देने लगेंगे तो मनुष्य के अंदर एक जो मानवीय जिजीविसा है, जो काम करने की लालसा है, उसके अंदर जो फिजिकल, मेटाफिजिकल और साइको स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स है, वो खत्म हो जाएगा। उसको घर बैठे बैठे खाना मिलेगा तो क्या करेगा? फिर सोया रहेगा। कहेगा कि वो एक है पुराना दोहा है, अजगर करे न चाकरी, क्या है, कोई करे न चाकरी और अजगर करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मतलब कुछ जब करना ही सब मिल रहा है तो कुछ करने की क्या आवश्यकता है? तो ये समाज हमारा ना बड़ा नीरस हो जाएगा। जब किसी को कोई जरूरत नहीं है करने की, तो कोई कहीं ना आएगा, ना जाएगा, ना कोई किसी से मिलेगा, ना कुछ करना चाहेगा। तो समाज हमारा एकदम जो है, समाज की गति जो है विकास के क्षेत्र में भी रुक जाएगा। प्रगति तो दूर की बात है, विकास ही बाधित होगा तो नेचुरली हमारी प्रगति भी बाधित हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है वही बैलेंस्ड इकोनॉमी के माध्यम से लोगों को काम देना होगा, और काम के अंदर में इतना रिम्यूनरेशन, इतनी उसके पास सैलरी होनी चाहिए, या इतना वो अर्न कर सके कि ये बचे हुए न्यूनतम आवश्यकताओं को वो खुद से खरीद सके, ताकि हमारे समाज में जो है एक वाइटलिटी, जीवंतता बनी रहे। और यही चीज इंक्रीजिंग परचेसिंग कैपेसिटी को भी उन्होंने पीपल्स इकोनॉमी में भी 2 चीजों से उन्होंने शुरुआत की है। पहला वही है गारंटीड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, एंड सेकेंड इज इंक्रीजिंग परचेसिंग कैपेसिटी। और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम को सिरे से खारिज करते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल। आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों को होगा। अभी क्या होता है, भारत की सरकार है, उसके पास पहले प्लानिंग कमीशन होता था, जो अब नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है। तो उन इकोनॉमिक अफेयर्स इन द हैंड्स ऑफ लोकल पीपल।
अभी क्या है, दिल्ली के अंदर में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में या स्टेट कैपिटल्स के अंदर में बैठे हुए जो बाबू लोग हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो तय करते हैं कि कोरापुट का डेवलपमेंट कैसे होगा, बौद्ध का डेवलपमेंट कैसे होगा, जाजपुर का कैसे होगा, भुवनेश्वर का कैसे होगा, ये सब। और हो सकता है कि वो आईएएस ऑफिसर उड़ीसा के ना हो, उनका वो होम कैडर ना हो, वो किसी और स्टेट से आते हो, तो उनका इस स्टेट से, इस स्टेट के लोगों से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। उनकी सिर्फ एक ड्यूटी है वो कि उनको कुछ करना है, उन्होंने कर दिया। तो वैसे में क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कि कुछ, जैसे बिहार है, नॉर्थ बिहार के अंदर में बाढ़ आता है, अब वो हर साल का फेनोमेनन है, लेकिन उससे संबंधित जो बड़े निर्णय हैं वह लेने में वहां से पटना के बीच में फाइल घूमती रहती है, और जब तक कोई बड़ा निर्णय होता है तब तक बाढ़ का पानी खत्म हो चुका होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर इकोनॉमिक निर्णय लेने का अधिकार स्थानीय लोगों को होगा, तो कोरापुट के लोगों को पता है कि हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। अगर यहाँ परमात्मा न करे कि कोई आपदा या विपदा आए, तो उससे संबंधित भी कोई त्वरित निर्णय लेना है, तो उसके लिए फिर भुवनेश्वर या दिल्ली देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ हम इमीडिएटली उसका निर्णय ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि, और यहाँ पे जो बहुत बड़ी बात की है, आज नेता इतने प्रभावशाली क्यों है, हर पूंजीपति नेता के पीछे क्यों घूमता है, हर पूंजीपति पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों चंदा देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि ये पार्टी जीत के आएगी तो मेरे बिजनेस को बढ़ाने में ये मदद करेगा। लेकिन प्रबुद्ध के प्रणेता ने क्या कहा, पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिक पावर को एकदम सेपरेट कर दिया। जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगा उसके पास इकोनॉमिक पावर नहीं होगा, और जो इकोनॉमी को देख रहे होंगे उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब आप ये सोच के देखिए कि अगर नेता के पास में सड़क बनाने का, फैक्ट्री लगवाने का, जमीन देने का, पैसा बांटने का कोई अधिकार नहीं है, तो नेता को कोई क्यों पूछेगा? नहीं पूछेगा कि भाई साहब ठेका दिलवा नहीं सकते हो, फैक्ट्री लगवाने में मदद नहीं कर सकते हो, ये इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिलवा सकते हो, कुछ आप कर नहीं सकते, तो आपको क्यों चंदा देना? तो इस वजह से पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो गए हैं पूरे सिस्टम के ऊपर, क्योंकि राजनीतिक निर्णय और ये आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार एक जगह पे चला गया है। तो इसको प्रबुद्ध के प्रणेता ने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है कि जो राजनीतिक लोग होंगे वो आर्थिक निर्णय नहीं लेंगे, और आर्थिक वालों का राजनीतिक दखल नहीं होगा, और ये स्थानीय लोग इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसी को चौथे सूत्र में कहते हैं, आउटसाइडर्स प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग लोकल इकोनॉमिक अफेयर्स। बाहर के लोगों का, आउटसाइडर्स प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग इनटू लोकल इकोनॉमिक अफेयर्स। स्थानीय आर्थिक निर्णयों में बाहर के लोगों का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है उसी को और ठोस करते हुए, उसी को और कंसोलिडेट करते हुए कहते हैं कि बाहर के लोगों का कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा। अब मान लीजिए कि उत्कल समाज या कौशल समाज के अंदर में कोई समस्या है या कोई रिक्वायरमेंट है। अब उत्कल या कौशल समाज के लोगों को लगता है कि राजेश जी तो बड़े ज्ञानी आदमी है। अब राजेश जी ज्ञानी है नहीं है, ये तो उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि उस क्षेत्र के अंदर में मेरे पास कोई नॉलेज है जो मैं दे सकता हूं, तो वो मेरा सिर्फ सजेशन होगा, वो मैं डिक्टेट नहीं कर सकता हूं कि आपको ये मानना है। वी कैन सिंपली सजेस्ट,
बट बीइंग अ आउटसाइडर, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ उत्कल और कौशल समाज, तो मैं ये डिक्टेट नहीं कर सकता हूं कि नहीं नहीं ये तो राजेश बोल रहा है तो इसको मानना है, नहीं मानना है। एकदम आउटराइटली आपको प्रौढ़ प्रणेता ये अधिकार देते हैं कि आप मेरे सुझाव को खारिज कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, इसको माना जाना चाहिए, तो वो आपका अधिकार है, राजेश का अधिकार नहीं है। या जो भी लगता है कि प्रौढ़ के जानकार लोग हैं उनका अधिकार है, उनका अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये जो 4 सूत्र हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के, यहां से प्रौढ़ की पूरी व्यवस्था को आप देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे, तो आपको अभी की जो प्रिवेलिंग पूंजीवादी व्यवस्था है उससे एक फर्क साफ साफ महसूस हो रहा होगा। Outsiders prevented from interfering into local economic affairs. अब मान लीजिए कि एक आनंद कृपा ने सोच लिया कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है। अब ये तो हो गया कि डॉक्टर बनना है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। लेकिन अब डॉक्टर बनना है तो उसका भी तो कोई सिलेबस होगा, उसके लिए भी तो कुछ पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तब तो डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर बनने के लिए या इस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को पाने के लिए रास्ता हमारा क्या है? वो रास्ता है जिस पे कल थोड़ी सी बात हुई थी या संदर्भ में वो आया था, वो है इस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र को पाने का रास्ता हमारा डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। हमने देखा साम्यवाद के अंदर में भी क्या है, स्टेट कैपिटलिज्म है, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, ऊपर के पार्टी बॉसेस तय करते हैं और पार्टी बॉसेस के हिसाब से सब चीज चलता है। पूंजीवाद में भी वही है, पूंजीपति बड़ी कंपनियां डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो भारत के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। अगर प्रोडक्शन चाइना में सस्ता हो सकता है तो प्रोडक्शन जो है चाइना को दे दो। तो इट्स ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। लेकिन प्रौद्ध की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वह सेंट्रलाइज्ड नहीं है, बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था है। और इस विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के भी 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र है 5 में से, resources of a socio-economic unit should be in the hands of local people. एक क्षेत्र विशेष के एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, ये सोशियो इकोनॉमिक यूनिट भी जो है ये प्रौद्ध प्रणेता का कंसेप्ट है, ये पहले से नहीं है। एक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र, एक सामाजिक आर्थिक इकाई जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में समाज कहते हैं, उसके अंदर जो रिसोर्सेस हैं उस पे स्थानीय लोगों का अधिकार होगा। अभी क्या है व्यवहारिकता में, कहीं पे भी मिनरल माइंस और जो चीजें हैं तो वो तो केंद्र की सरकार या राज्य की सरकारें तय कर लेती हैं और उसका ऑक्शन कर देती हैं।
कोयला है, आयरन ओर है, मैग्नीज है, कॉपर है, कोबाल्ट है, निकेल है, व्हाटएवर द मिनरल्स ऑफ ओर आर, वो उस पे लोगों का कोई हक नहीं है, वहां के स्थानीय लोगों का वो हक नहीं है। वो केंद्र या राज्य की सरकार उसको निर्धारित करती है और उसको ऑक्शन में डाल देती है, और जो कंपनी सबसे बड़ी बोली लगाती है उस कंपनी को बेच दिया जाता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर में एक प्रिवेलेंट कल्चर है, यही स्थापित तरीका है उनका कि चीजों को वो बेच देते हैं, स्थानीय लोगों का उसमें कोई से या हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन यहां प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के अंदर में जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर सैद्धांतिक रूप से मालिकाना हक जो है स्थानीय लोगों का होगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आजकल तो साइंस बहुत डेवलप हो गया है, अब मान लीजिए कि कोरापुट में की आबादी 2 लाख है, ज्यादा है मैं जानता हूं, बट एक ऐसे ही ले लेते हैं 2 लाख। यहाँ कोई मिनरल है जो कि मान लीजिए कि वो भी 1 लाख टन है या 1 लाख किलो है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 2 लाख लोगों के बीच में 1 लाख के हिसाब से आधा आधा किलो या आधा आधा टन सबको बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी ओनरशिप है, आपका उसके ऊपर एक मालिकाना हक सैद्धांतिक रूप में है कि आपकी सहमति के बिना उसका उपयोग या दुरुपयोग तो करना ही नहीं है, प्रभुत्व की व्यवस्था में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अभी क्या होता है, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार बिना पूछे, चाहे वो हसदेव का जंगल हो या अभी हैदराबाद में एक बहुत बड़ा इशू हुआ था जो जंगल काट रही थी वहां की स्थानीय सरकार, जिसमें कि फ्लोरा फौना बहुत सारे पशु पक्षियों को उसमें मतलब उनकी जान भी गई, लेकिन बहुत हल्ला हुआ तो फिर जाकर उसको रोका गया। लेकिन स्थानीय लोगों को पूछा नहीं गया कि भाई साहब इसको काटना है या नहीं काटना है, हसदेव जंगल काटना है या नहीं काटना है, पूछना नहीं है। वो सरकारों ने तय कर लिया, बंदरबाट हो गई और वो टेंडर जो है दे दिया गया। तो इसके ऊपर में प्रभुत्व कहता है कि नहीं, स्थानीय लोगों का अधिकार होगा, मालिकाना हक सिद्धांत रूप में होगा और उनकी सहमति आवश्यक होगी कुछ भी करने के लिए। अब इसमें 2 टर्म आते हैं। एक टर्म आता है सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, सामाजिक आर्थिक इकाई। तो किसको कहेंगे? जो मैंने कहा कि आम बोलचाल की भाषा में हम समाज कहते हैं, जैसे मैंने अभी शब्द लिया भी था उत्कल समाज, कौशल समाज। तो ये समाज कैसे बनता है उसका भी तो कोई क्राइटेरिया होगा ना, अपने मन से तो नहीं कह सकते कि ये समाज है वो समाज है। तो उसका भी एक क्राइटेरिया प्रभुत्व के प्रणेता ने दिया जो है कि कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियल्स, जो हमारी सामूहिक आर्थिक जो क्षमता है, हमारे जो कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी सामूहिक आर्थिक समस्याएं हैं, जो एक हमारी कल्चरल लिगेसी है, एक सांस्कृतिक विरासत है जो हमें जोड़ती है कि हम उड़िया भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये बात हमें जोड़ती है। मैं नेपाल में गया था तो मैं इटहरी से विराटनगर से जा रहा था काठमांडू, तो रास्ते में एक जगह पड़ता है सिंधुली गढ़ी। तो सिंधुली गढ़ी से पूरे नेपाल के लोगों का, क्योंकि वहां पे अंग्रेजों ने आक्रमण किया था और शायद सिंधुली गढ़ी में ही नेपाल के लोगों ने अंग्रेजों को डिफीट किया और उसके बाद दोबारा अंग्रेज कभी नेपाल की तरफ गए नहीं, तो नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ। तो सिंधुली गढ़ी जो है नेपाल की एक सांस्कृतिक साझा सांस्कृतिक विरासत है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति से है, किस पार्टी को सपोर्ट करता है, नहीं करता। तो ये जो हमारी कल्चरल लेगेसी है, जो हिस्टोरिकल लेगेसी है, जो हमें जोड़ती है, हमें बांधती है, वो प्लस खाने पीने का एक तरीका, एक वेशभूषा और ज्योग्राफिकल फीचर्स, वो सब जब मिलते हैं एक तरह का जब होता है, तो वैसे जो एक यूनिट बनती है वो हुआ सोशियो इकोनॉमिक यूनिट, सामाजिक आर्थिक इकाई या क्षेत्र, जिसको हम समाज कहते हैं। और इसमें एक शब्द बार बार आ रहा है जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में भी मैंने कहा, इकोनॉमिक अफेयर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द लोकल पीपल। अब स्थानीय लोग कौन हैं? तो स्थानीय लोगों की भी बहुत सरल परिभाषा प्रभुत्व प्रणेता ने दी, जिसमें अपने सामाजिक आर्थिक हितों को, अपने सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को उस सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में मर्ज कर दिया है, वो वहां का लोकल आदमी है। अब भारत के बहुत लोग हैं, आप जानते हैं कि गल्फ में नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे नौकरी कर रहे हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के लोग हैं जो दिल्ली और अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। तो वो वहां गए ही हैं जॉब करने के लिए।
तो जॉब करने के लिए गए हैं ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से बना सके, संवार सके, उनके बच्चे पढ़ सके, उनके माता पिता को इलाज मिल सके। तो वो वहां जब कमाते हैं तो वहां से पैसे वो भेजते हैं अपने गांव को, अपने घर को। अब दिल्ली में अगर जॉब कर रहे हैं तो वो हरियाणवी समाज का हिस्सा है, और पैसा अगर संबलपुर में आ रहा है तो शायद कौशल समाज को आ रहा है, और अगर पैसा आप भुवनेश्वर, ढेंकनाल या आप उधर भेज रहे हैं तो आप उत्कल समाज में पैसे भेज रहे हैं, तो आप रह रहे हैं हरियाणवी समाज में। हो सकता है कि आप दिल्ली में 20 साल से हो, 25 साल से हो, 30 साल से हो, लेकिन वहां के रिसोर्सेज को ड्रेन करके आप दूसरे समाज में भेज रहे हैं, तो आप लोकल व्यक्ति नहीं है। लोकल वही है जिसने अपने सामाजिक आर्थिक इंटरेस्ट को उसी सोशियो इकोनॉमिक में मर्ज कर दिया है, जहां उसको अपना हिस्सा बना लिया है, उसका हिस्सा बन गया है। तो ये जो दो चीजें हैं, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट और लोकल पीपल, वो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि शायद आप लोग को मुझसे कुछ पूछने का मौका ही ना मिले। Nobody can be employed in another socio-economic unit, that is Samaj. वो है दादा, वो हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोरापुट के अंदर में कोई हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसके अंदर में हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है। लेट्स से मान लीजिए कि यहाँ नदी नहीं है, हम हाइड्रो पावर नहीं लगा सकते, ठीक है, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, बचपन से हम मानते आए हैं टंकी में 5 लीटर पानी भरता है, फिर 3 लीटर निकल जाता है। काहे को निकलेगा पानी, टंकी में तो टैप लगा हुआ है, लेकिन मान लेते हैं। तो पहली कोशिश ये होगी कि हम स्थानीय रिसोर्सेज में देखें कि हमको मैन पावर मिल जाए। अगर नहीं होता है तो फिर अगर कोई हमको अपने समाज के ओरिजिन का कोई टेक्नोक्रेट, कोई प्रोफेशनल, कोई साइंटिस्ट मिल जाता है तो उसको यूज करेंगे। अगर नहीं होता है, वर्स्ट केस, क्योंकि हमको प्रोजेक्ट चाहिए अपने सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के डेवलपमेंट के लिए, तो हम बाहर से टाइम बेस्ड हायर करेंगे, उनको हम उनकी सैलरी भी देंगे, बट वो हमारे यूनिट के हिस्से नहीं होंगे, वो हमारे लिए स्थानीय नहीं माने जाएंगे। तो स्थानीय का जो प्रिविलेज होगा प्रभुत्व के दर्शन में, व्यवस्था में, वो प्रिविलेजेस फिर उनको नहीं होंगे, हम लेंगे। क्योंकि हमारा 16वां सूत्र कहता है ना, देश काल पात्रे उपयोगा परिवर्तन ते उपयोगा प्रगतिशीला भवेयु। तो अगर हमारे पास आदमी नहीं है, उस नाम पे हम प्रोजेक्ट को रोक के रखें जिससे हमारा कलेक्टिव हार्म हो रहा है, तो प्रोग्रेसिव कहां हुआ ये? तो वो सारे रास्ते जो है प्रभुत्व प्रणेता ने खोल रखे हैं। वो सिर्फ स्टेजेस दे रखा है आपको कि फर्स्ट स्टेज में लोकल लोग को लो, अगर आप नहीं कर सकते तो लोकल ओरिजिन का कोई मिल रहा है तो उसको आप ले लो, नहीं है तो लास्ट ऑप्शन वो भी खोल के रखा है कि ठीक है बाहर का ले लो। प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अभी हम सब लोग जानते हैं कि ये पूरी की पूरी जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। जिस देश में इतनी गरीबी है, जहां लोगों को 2 टाइम खाने को नहीं मिल रहा है, जहां आप हमेशा देखेंगे कि हॉस्पिटल से, स्पेशली सरकारी हॉस्पिटल से, बहुत लोगों के परिवारजनों की मृत्यु होती है और उनको घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलती है। कभी वो कंधे पे लाद के ले जाते हैं, कभी आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल पे 2 लोग बैठे हैं और बीच में जो है उनके परिवारजन की, स्वजन की जो पार्थिव शरीर है वो बीच में पड़ा होता है। तो ये जो व्यवस्था प्रॉफिट ओरिएंटेड है, इसका मानवीय मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, और ये चीजों का प्रोडक्शन करते हैं ताकि इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता रहे। जो बार बार बात आ रही है, किशन ने भी कहा कि बल्ब हम चाहे तो बना सकते हैं कि 20 साल चले, 30 साल चले, नहीं बनाते हैं क्योंकि प्रॉफिट चाहिए। हम इतने कारों की शायद भारत में आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस पूंजीवादी सोच ने ऐसा हमारे दिमाग में भर दिया है कि हमारे जीवन का मुख्य जो लक्ष्य है, लक्ष्य ही है सामान जुटाना। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, घर में बड़े फ्रिज, बड़ा टीवी,
बैंक बैलेंस, ये पूंजीवादी सोच ने हमारे अंदर भरा। तो होता क्या है, जब हमारा ओरिएंटेशन, हमारा सोच ऐसी हमारी बन गई कि हमें भौतिक चीजें चाहिए, तो हम कार भी लोन पे ले लेते हैं, बाइक भी लेते हैं, स्कूटी भी लेते हैं। जरूरत है या नहीं है, हमारी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि पड़ोसी में भी कार आ गया तो हमको भी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड ये पूंजीवाद है। और उसका एक छोटा सा उदाहरण देके मैं क्लियर कर देता हूं। जिस देश में इतनी गरीबी है, वहां पे 5,000 करोड़ रुपए की डिओड्रेंट इंडस्ट्री है। फुसफुस इधर मार लीजिए, जिससे ना आपका कुछ बनना है ना बिगड़ना है, वो एड में ही लटके झटके दिखते हैं, बाकी कुछ नहीं होना है। वो 5,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बल पे चल रही है। तो जहां बेसिक रिक्वायरमेंट्स लोगों के फुलफिल नहीं हो रहे हैं, जहां ऑक्सफोर्ड ने किया था जिसने एक सर्वे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब गरीबी में भी, गरीबी जैसे अमीरी का लेवल है, हम लोग मध्यम वर्ग में है कहते हैं ना, वो निम्न मध्यम वर्ग में है, वो मध्यम मध्यम वर्ग में है, वो उच्च वर्ग में है। उच्च वर्ग में भी फिर क्राइटेरिया है कि कोई 1,000 करोड़ का मालिक है, कोई 10,000 करोड़ का मालिक है, कोई 1 लाख करोड़ का मालिक है। वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर में 36 करोड़ लोग भारत के थे। तो मल्टी डायमेंशनल में अगर 36 करोड़ है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोग हैं जो गरीब हैं। और ये भारत सरकार 81 करोड़ लोगों को जो दे रही है अनाथ मुफ्त में, वो जीता जागता इस बात का सबूत है कि कम से कम 80-81 करोड़ लोग तो गरीब हैं ही, जो अपने लिए अनाज तक नहीं जुटा सकते। तो ऐसा देश जहां 80-81 करोड़ लोग अपने लिए अनाज नहीं जुटा सकते हैं, वहां 5,000 करोड़ रुपए की डिओड्रेंट इंडस्ट्री कुछ नहीं है, बल्कि मानवता के नाम पे, समाज के नाम पे एक धब्बा है। ठीक है। तो प्रौद्ध के प्रणेता कहते हैं कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो कंजम्पशन के लिए होना चाहिए, उपयोग के लिए होना चाहिए, उपभोग के लिए होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए, मुनाफे के लिए नहीं होना चाहिए। Production and distribution of commodities. Production and distribution of commodities through cooperatives only. कोई भी उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट हम जो बनाएंगे, उसमें जो की इंडस्ट्री का हिस्सा है उनको छोड़ के, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें आएंगी, जो कल सैलिएंट फीचर्स में 3 टियर इकोनॉमी में बात कर रहा था, उनको छोड़ के जितना भी प्रोडक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वह पूरी तरह से कोऑपरेटिव के थ्रू होगा। और इसीलिए मैंने कल कहा था कि प्रौद्ध की अर्थव्यवस्था में संभवतः 75 to 80% इकोनॉमी जो है वो कोऑपरेटिव बेस्ड होगी। अब कोऑपरेटिव थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, वैसे बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, बल्कि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्थानीय स्तर पे, बल्कि मान के नहीं चल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोग खुद एक ट्रेनर के तौर पे तैयार हो, जिससे कि स्थानीय लेवल पे आपको कानूदा की, राजेश की, रामशरण की जरूरत ना पड़े। यह एक लैटिन वर्ड है, कोऑपरेरी, OPERARI। कोऑपरेरी इज अ लैटिन वर्ड
को का अर्थ हुआ विथ, टुगेदर, हम साथ हैं, एक साथ हैं। और ऑपरेरी का मतलब हुआ टू वर्क। तो कोऑपरेटिव मीन्स टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना। और एक साथ क्यों काम करना? क्योंकि हमारा एक सामूहिक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को पाने के लिए एक जो डायनामिज्म होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम ज्यादा कर रहे थे, तो वो सारी चीजें कोऑपरेटिव के अंदर में उसके इनहेरेंट गुण है कि ये चीजें अगर कोऑपरेटिव को प्रभुत्व के आधार पे हम चलाते हैं तो कलेक्टिव वेलफेयर का गोल और ये जो डायनामिज्म उसके अंदर रहेगा। और अगर एक मैं राजनीतिक नारे से प्रेरित होकर कोऑपरेटिव के बारे में कहूं तो कोऑपरेटिव हुआ कोऑपरेटिव मीन्स सबका लाभ, सबका विकास, सबकी समृद्धि। और जो कल बात आई थी कि पूंजीवादी व्यवस्था में या साम्यवादी व्यवस्था के अंदर में जहां हम काम करते हैं, उस काम करने से हमारा वननेस नहीं होता है, हमारी एकात्मकता नहीं होती, उसके साथ हम अपने आप को इंटीग्रेटेड महसूस नहीं करते, हम उससे जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था के अंदर में आप सप्रेस्ड होते हैं, आपको काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है और आपको फिक्स चीजें दी जाती हैं। तो वो एक बिल्कुल मोनोटोनस सा स्थिति होती है, स्टैग्नेंसी होती है, तो आदमी उससे अपने को जुड़ा महसूस नहीं करता है। पूंजीवादी व्यवस्था में भी क्या है, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी सैलरी भी होगी तो भी आप देखेंगे कि उस कंपनी से उसका जुड़ाव नहीं है। जितने दिनों तक वो जॉब कर रहा है उतने दिनों तक उस कंपनी के प्रति उसकी लॉयल्टी भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉयल्टी होती तो वो कंटिन्यू करता है। लेकिन एक कंपनी में जॉब करने के बाद 1-1.5 साल 2 साल के बाद लोग नए जॉब के लिए अप्लाई करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वननेस नहीं है। वननेस क्यों नहीं है? जो कल बात हुई थी कि प्रॉफिट तो सारी कंपनी ले जाती है, इनको तो कुछ मिलता नहीं है। चाहे वो कंपनी का सीईओ हो जिसको 200 करोड़ रुपए की सैलरी है, उसको 250 करोड़ रुपया देगा, वो अगली कंपनी में चला जाएगा। ठीक है? तो इसमें जो है प्रभु, ये जो कोऑपरेटिव है सबके लिए लाभ, सबका विकास, सबके लिए समृद्धि। और जिन लोगों को ये लगता है कि कोऑपरेटिव एक पिटा हुआ कंसेप्ट है जिसमें कुछ हो नहीं सकता है, कोऑपरेटिव का कोई भविष्य नहीं है, उनको सिर्फ 2 एग्जांपल देता हूं। जबकि ये दोनों एग्जांपल्स मैं बार बार कहता हूं कि प्रभुत्व के कोऑपरेटिव को पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अमूल का नाम आप सब लोगों ने सुना हुआ है। अमूल का लास्ट ईयर का टर्नओवर है 90,000 करोड़ रुपया, जो शायद अगले साल तक 1 लाख करोड़ रुपया हो जाए। और अमूल से 36 लाख लोग जुड़े हुए हैं पैन इंडिया। और आप सब लोग बचपन से एक ऐड देखते आए हैं, 80 रुपए में शुरू हुआ लिज्जत पापड़, आज इसका पिछले साल का टर्नओवर 1600 करोड़ रुपया है, जिसमें 45,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो आप इस 2 उदाहरण से विजुअलाइज कर सकते हैं कि कोऑपरेटिव के अंदर में कितनी पोटेंशियलिटी है, कितनी क्षमता है। अगर इसका प्रभुत्व दर्शन के आधार पे उपयोग होगा तो काम की कमी नहीं है। काम जो है वो लोगों को पास जाएगा, भाई आप कर ले। ठीक है? तो ये जो 100% रोजगार का दावा प्रभुत्व की व्यवस्था के अंदर में है, वो उसका पूरा मैकेनिज्म है। इसीलिए थोड़ा इसको विस्तार से मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप सब लोग इसको आप आत्मसात कर सकें, अच्छे से समझ सकें, ताकि समाज में अगर सवाल आते हैं तो आप उसको जवाब दे सकें।
चौथा है लोकल पीपल शुड बी एम्प्लॉयड इन लोकल इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस। एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट के अंदर में स्थानीय लोगों को ही जॉब में रखने की प्राथमिकता होगी, जो अभी उनके चिंतामणि दा के सवाल में भी आया कि किनको हम रखेंगे। तो लोकल लोगों की पहली प्राथमिकता होगी। जब अगर कोई वैकेंसी बचती है जो फुलफिल नहीं हो रहा है या उसके लिए हमारे पास में कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं है, वैसा टेक्नोक्रेट, प्रोफेशनल, साइंटिस्ट या उस फील्ड का एक्सपर्ट, तो हम फिर बाहर की ओर देख सकते हैं। बट सैद्धांतिक रूप से हम जो है लोकल लोगों को ही जॉब देंगे। अब इसका फायदा देखिए, जिस तरह से कोरोना के पीरियड में माइग्रेशन हुआ, लोगों को जिस तरह से भागना पड़ा, सबने तस्वीरें देखी हैं। आज अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो आप देखिए कि कैसे लोगों के अंदर भगदड़ मचेगी। तो लोगों को भाग के जो ऐसे डिस्ट्रेस स्थिति में आना पड़ता है वो कितना पेनफुल होता है, सिर्फ वही जानते हैं जो उस दौर से गुजरे हैं। दूसरा क्या है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, सूरत में रह के आप पैसे कमा रहे हैं, आप पैसे घर को भी भेज रहे हैं, आपका परिवार उससे फल फूल रहा है, ठीक है। लेकिन वो आदमी जो रह रहा है वो वहां किस कंडीशन में है? एक तो उसके ऊपर टैग होता है अपने देश के अंदर ही की बाहरी है। जैसे आपने सुना होगा महाराष्ट्र में के बड़े नेताओं ने कई बार कहा बिहारी, और बिहारी कुछ शब्द को वहां पे एक अच्छे सेंस में नहीं लेते, नेगेटिव सेंस में लेते हैं। तो आप कितना भी अच्छा कर ले, बेहतर करें, अगर आप दूसरे समाज में हैं तो आपके ऊपर एक टैग होता है। ये तो एक सेंटिमेंटल बात होगी, इमोशनल बात। दूसरा क्या है कि आप जॉब कर रहे हैं बाहर में, अगर आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे यहाँ पे गांव पे हैं, घर पे हैं, तो क्या है कि आप 6 महीने में, साल भर में 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप घर आते हैं। तो माता पिता को जब जरूरत है तब भी आप साथ नहीं है, आपके बच्चों की जब ग्रोथ हो रही है आप तब भी साथ नहीं है, पत्नी क्राइसिस में है तब भी आप साथ में नहीं है। तो जब लोकल लोगों को आप देंगे, लोकल लोग वहां होंगे, तो बाहर के लोगों से के आने से क्या होता है, एक कल्चरल अमलगमेशन होता है, पॉजिटिव भी है, लेकिन उससे अपनी संस्कृति भी थोड़ी डाइल्यूट होती है। तो जब स्थानीय लोग होंगे तो हमारा जो कल्चर है, जो भाषा है, जो खाने पीने का तरीका है, वो सब भी स्ट्रेंथन होगा जिसको हम फॉलो करते हैं। तो और पांचवा है और पांचवा है प्रोडक्ट्स नॉट प्रोड्यूस्ड लोकली शुड बी डिवाइड फ्रॉम लोकल मार्केट। वैसे उत्पाद जो उस सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं उनको स्थानीय मार्केट में जगह नहीं देंगे, उनको वहां से हटा देंगे। अब एक तरफ ये निगेटिव भी, चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था है, चीजें हमारी, एक कंपनी है साउथ कोरिया की, उसका प्रोडक्शन चाइना में होता है और इंडिया का वन ऑफ द सेलेबल ब्रांड है मोबाइल के अंदर भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोगों को जमता नहीं। लेकिन प्रौद्योगिकी की जो पूरी अवधारणा है वो पूरी अवधारणा ये है कि हर समाज सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो, और क्राइसिस के टाइम में, और आत्मनिर्भर कम से कम जो जीवन रक्षक चीजें हैं जैसे भोजन है और बाकी चीजें जो जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है, उनका उत्पादन, उनका प्रोडक्शन लोकली होना चाहिए, ताकि चाहे वो कोरोना जैसा पीरियड हो या वर्ल्ड वॉर जैसा पीरियड हो या कोई और नेचुरल क्लैमिटी हो, उसमें हम न सिर्फ समाज हमारा सेल्फ सस्टेन रहे, आत्मनिर्भर रहे, बल्कि हम क्राइसिस के समय में भी अपने आप को बचा के रख सके। इसीलिए दूसरे समाज के अंदर जो प्रोडक्ट रखेंगे, यहाँ तक वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे समाज का प्रोडक्ट थोड़ा इंफीरियर है, थोड़ा महंगा भी है, तो उसको प्रमोट करो, अपने आप को, अपनी क्वालिटी को, प्राइसिंग को
मैच करने की कोशिश जारी रखो, लेकिन प्रमोट अपने सोसाइटी के, अपने समाज के प्रोडक्ट को करो, ताकि हमारा समाज सेल्फ रिलायंट हो सके, हमारे लोगों को 100% नौकरी मिल सके, और जो जीवन रक्षक चीजें हैं उसमें हम सेल्फ रिलायंट हो। तो ये 5 जो है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के, अगर ये 5 सूत्र को अप्लाई करते हैं तो प्रौद्ध का जो पूरा दर्शन है वो हम समग्रता में अगर अप्लाई करते हैं तो एक जो शोषण रहित सुख समृद्धि के समाज का सपना देख रहे हैं हम सब यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, उसको हम बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और पीताम्बर दा, कुछ समय है या कुछ उधार देंगे क्या? दादाजी 1.5 के थोड़ा पढ़ दीजिए। प्रोडक्ट्स नॉट प्रोड्यूस्ड लोकली, स्थानीय रूप में जो उत्पाद नहीं बनाए गए हैं, should be debarred from the local market, स्थानीय मार्केट से उसको हटा देना है, उसको जगह नहीं देनी। अब इससे देखिए एक चीज और समझिए, जो लोग भी कहते हैं कि प्रौद्ध के अंदर में अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो आप ये बताइए कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में आप टाटा, बिरला, रिलायंस और अडानी के सामान को बेचने से रोक सकते हैं क्या? जब तक आपके पास में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता नहीं होगी, नहीं होगा। तो ये दिमाग में लेके चलिए। और कहते भी हैं डिस्कोर्सेस ऑफ प्रौद्ध में पेज नंबर 27 में लिख के कहा है प्रणेता ने कि रिवोल्यूशन का 2 रास्ता है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोपगेशन, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, लेकिन उसमें भी लास्ट में एक लाइन जोड़ देते हैं कि इससे कुछ होना नहीं है, ये थ्योरी में ही है। वो कहते हैं कि मास रेवोल्यूशन, मास मूवमेंट, मास अपसर्ज से ही चीजें बदलेंगी। तो अपने आप को आप मानसिक रूप से तैयार रखिए कि हमको एक बड़े आंदोलन के लिए जाना होगा, और चूंकि हमें एक बड़े आंदोलन के लिए जाना है तो हम कोई झंडा उठाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि प्रौद्ध प्रणेता ने हमें यह सौभाग्य बख्शा है कि हम उनके वो सैनिक हैं जो अपने अपने क्षेत्र में प्रौद्ध का नेतृत्व करने वाले हैं। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम की बहुत उपयोगिता है, और इसीलिए थोड़ी मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा विस्तार से मैं चीजों को रखूं, ताकि सब लोगों के अंदर एक क्लैरिटी हो, ताकि समाज से अगर सवाल उठे तो उसका जवाब आप दे सको। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का भी रास्ता कहां से जाता है, जो कल भी चर्चा में आया कि बाकियों का क्या है, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, हमारी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है। तो हमारी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कहां से स्टार्ट होती है? हमारी स्टार्ट होती है ब्लॉक लेवल से। और अगर आप संभवतः भारतवर्ष के अंदर में 70,000, फिगर्स कम ज्यादा हो सकते हैं, बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं है, लेकिन अमूमन 10 गांव पे 8 से 10 गांवों के ऊपर एक ब्लॉक बनता है। 8 गांव, 9 गांव, 10 गांव। तो भारत में जो गांवों की संख्या है वो 6.5 लाख के करीब में है। और अगर उसको एवरेज 10 से भी आप डिवाइड कर दें तो 65,000 ब्लॉक्स बनते हैं। जिलों की संख्या शायद 700 के आसपास है भारतवर्ष में। तो ये चूंकि गांव एक बहुत छोटी इकाई हो जाती है, जहां पे एक बड़ा इकोनॉमिक सेटअप स्थापित करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है या अनप्रोडक्टिव होता है, तो उसके लिए प्रौद्ध के प्रणेता ने हमें जो जहां से हमें स्टार्ट करने के लिए कहा वो है ब्लॉक लेवल से प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 8-10 गांव जो भी होगा वो उसका हिस्सा होगा। और उसमें पहला चीज कहते हैं ध्यान रखने के लिए, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी क्या है,
जैसे किसान, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा हमने देखा था कल बैलेंस्ड इकोनॉमी में, बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो किसान आज भी जो छोटा किसान है, खेत उसका है, उसके परिवार के सदस्य उसमें काम करते हैं, लेकिन वो खेत का कोई मूल्य नहीं लगाता है। क्यों? उसको लगता है खेत तो मेरा, इसका क्या पैसा लगाना है। वो काम कर रहा है तो वो उसका भी पैसा नहीं जोड़ता, उसको लगता है कि यार इसका पैसा क्या जोड़ना है, तो खेती अपने लिए कर रहा हूं, ये उपज होगी तो मैं बेचूंगा। लेकिन प्रभु के प्रणेता कहते हैं कि नहीं, एकदम साइंटिफिक कैलकुलेशन करो। जैसे एक कंपनी वाला एक एक चीज की प्राइसिंग जोड़ता है कि अगर उसकी फैक्ट्री भाड़े पे है तो कितना किराया लगा, रॉ मटेरियल का क्या खर्चा हुआ, उसके पीछे उसने लेबर को कितना दिया, इलेक्ट्रिसिटी कितनी आई, अगर वो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है तो उसका मार्केटिंग का बजट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उसमें वो मान के चलता है कि 5 से 10% या तो मेरा डैमेज होगा या मेरे पैसे वापस नहीं आएंगे। तो वो सारी चीजों को जोड़ के फिर अपने प्रॉफिट के साथ वो एमआरपी लिखता है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो यहां किसान अपनी बेसिक चीजों को भी नहीं जोड़ता है, तो उसमें कहते हैं प्रभु के प्रणेता कि साइंटिफिक तरीके से पूरी तरह से अपने जो प्रोड्यूस है उसका कॉस्ट निर्धारित करोगे, ठीक है। और दूसरा है प्रोडक्टिविटी। हम जो भी इकोनॉमिक इंटरप्राइज चलाएंगे उसके अंदर में उसका जो है हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन का करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सरप्लस हो जाएगा तो दूसरा सोशियो इकोनॉमिक यूनिट वाला लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी तो प्रोडक्ट वाला ही है, बोले भाई साहब आपके यहाँ प्रोड्यूस हुआ तो मैं क्यों लूं। तो उसका प्रोडक्टिव वो अंडर यूटिलाइज भी ना हो, मैक्सिमम यूटिलाइज भी ना हो, तो उसकी जो है परचेसिंग प्रोडक्टिविटी को भी ध्यान में रखना है। और तीसरा है वो है परचेसिंग कैपेसिटी। लेकिन यहाँ परचेसिंग कैपेसिटी का मतलब थोड़ा सा अलग है कि उसमें जो प्रोडक्ट्स बने, जो प्रोड्यूस हो, वहां के स्थानीय लोगों के अंदर में उसकी परचेसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अब हमारी परचेसिंग कैपेसिटी है मान लीजिए कि 100 रुपए की, और आपने प्रोडक्ट बना दिया 1000 रुपए का, तो नहीं खरीद पाएंगे तो फिर वो मिसयूटिलाइजेशन है। मिसयूटिलाइजेशन होगा तो फिर धीरे धीरे फैक्ट्री जो है, जब सामान नहीं बिकेगा तो फिर वो अंडर प्रोडक्शन में जाएगा, तो ये प्रोडक्ट के सिद्धांतों से पूरी तरह फिर अलग होता चला जाएगा। तो परचेसिंग कैपेसिटी का भी ध्यान रखना है कि उनकी क्रय क्षमता के अनुरूप चीजें हो। और चौथा है कलेक्टिव नेसेसिटी। हमारी तत्कालिक जरूरतें क्या है, उन जरूरतों के आधार में हमको चीजों को प्रोड्यूस करना है, उनका प्रोडक्शन करना है। पहली प्राथमिकता किसको देनी है? इसेंशियल कमोडिटीज, जो हमारे लिए जीवन रक्षक है, जिनके बिना हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, तो पहली प्राथमिकता उनको। फिर जो दूसरी प्राथमिकता होगी वो होगी सेमी इसेंशियल, मतलब अब हम नहाएंगे तो साबुन भी चाहिए, तेल भी चाहिए, लेकिन साबुन तेल के बिना हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन साबुन तेल भी आज हमारी एक आवश्यकता है। तो सेकेंड जो होगा वो सेमी इसेंशियल चीजों को देखेंगे, और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है वो बिल्कुल लास्ट में, ना कोशिश होगी वो ना बने, अगर बनता भी है तो उसकी जो प्रायोरिटी होगी बिल्कुल एंड में होगी। तो पहला इसेंशियल, दूसरा सेमी इसेंशियल, लास्ट में लग्जरी। तो ये जो हमारी कलेक्टिव नेसेसिटी है, जो हमारी सामूहिक जरूरत है, उसको हमको ध्यान में रखते हुए करना है। तो इस तरह से अगर आप सोच के देखो कि भारत के अगर 70,000 ब्लॉक सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तो मतलब भारतवर्ष के 700 जिले सेल्फ सफिशिएंट हो गए, और भारत के अगर 700 जिले सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर हो गए, या 44 सामाजिक इकाइयां हमारी जो है सामाजिक आर्थिक इकाइयां वो सेल्फ सफिशिएंट हो गई, आत्मनिर्भर हो गई, तो ये जो भारतवर्ष है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। तो प्रभु प्रणेता ने हमें अपना सिपाही बनने का सौभाग्य दिया है। इस सौभाग्य को आप गवाइए मत, पूरी कर्मठता से, तत्परता से जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर यहाँ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात है तो अपने भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात आप सोचिए कि प्रभु के लिए मुझे अपना सर्वस्व उत्सर्ग करना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद।